आप सभी को मेरा नमस्कार। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। एक दुराशा। नारंगी के रस में जाफरानी विसंती बूटी छानकर शिवशंभू शर्मा खटिया पर पड़े मौजों का आनंद ले रहे थे। ख्याली घोड़े की बागें ढीली कर दी थीं। वह मनमानी जकंदे भर रहा था। हाथ पांवों को भी स्वाधीनता दी गई थी। वह खटिया के तूल अर्ज की सीमा उल्लंघन करके इधर उधर निकल गए थे। कुछ देर इसी प्रकार शर्मा जी का शरीर खटिया पर था और ख्याल दूसरी दुनिया में। अचानक एक सुरीली गाने की आवाज ने चौंका दिया। कन रसिया शिवशंभू खटिया पर उठ बैठे। कान लगाकर सुनने लगे। कानों में यह मधुर गीत बार बार अमृत ढालने लगा। चलो चलो आज खेलें होली कन्हैया घर। कमरे से निकलकर बरामदे में खड़े हुए। मालूम हुआ कि पड़ोस में किसी अमीर के यहाँ गाने बजाने की महफिल हो रही है। कोई सुरीली लय से उक्त होली गा रहा है। साथ ही देखा बादल घिरे हुए हैं, बिजली चमक रही है, रिमझिम झड़ी लगी हुई है। वसंत में सावन देखकर अकल जरा चक्कर में पड़ी। विचारने लगे कि गाने वाले को मलार गाना चाहिए था, न कि होली। साथ ही ख्याल आया कि फागुन सुदी है, वसंत के विकास का समय है, वह होली क्यों न गावे। इसमें तो गाने वाले की नहीं, विधि की भूल है, जिसने वसंत में सावन बना दिया है। कहाँ तो चांदनी छिटकी होती, निर्मल वायु बहती, कोयल की कूक सुनाई देती। कहाँ भादों की सी अंधियारी है, वर्षा की झड़ी लगी हुई है। ओह, कैसा ऋतु विपर्य है। इस विचार को छोड़कर गीत के अर्थ का विचार जी में आया। होली खिलैया कहते हैं कि चलो आज कन्हैया के घर होली खेलेंगे। कन्हैया कौन? ब्रज के राजकुमार। और खेलने वाले कौन? उनकी प्रजा, ग्वाल बाल। इस विचार ने शिवशंभू शर्मा को और भी चौंका दिया कि क्या भारत में ऐसा समय भी था जब प्रजा के लोग राजा के घर जाकर होली खेलते थे और राजा प्रजा मिलकर आनंद मनाते थे। क्या इसी भारत में राजा लोग प्रजा के आनंद को किसी समय अपना आनंद समझते थे? अच्छा, यदि आज शिवशंभू शर्मा अपने मित्रवर्ग सहित अबीर गुलाल की झोलियां, भूरे रंग की चिकारियां लिए अपने राजा के घर होली खेलने जाए तो कहाँ जाए? राजा दूर 7 समुद्र पार है। राजा का केवल नाम सुना है। न राजा को शिवशंभू ने देखा, न राजा ने शिवशंभू को। खैर, राजा नहीं, उसने अपना प्रतिनिधि भारत में भेजा है। कृष्ण द्वारिका में है, पर उद्धव को प्रतिनिधि बनाकर ब्रजवासियों को संतोष देने के लिए ब्रज में भेजा है। क्या उस राजा प्रतिनिधि के घर जाकर शिवशंभू होली नहीं खेल सकता? ऑफ, यह विचार वैसा ही बेतुका है जैसे अभी वर्षा में होली गाई जाती थी। पर इसमें गाने वाले का क्या दोष है? वह तो समय समझकर ही गा रहा था। यदि वसंत में वर्षा की झाड़ी लगे तो गाने वालों को क्या मलार गाना चाहिए? सचमुच बड़ी कठिन समस्या है। कृष्ण है, उद्धव है, पर ब्रजवासी उनके निकट भी नहीं फटकने पाते। राजा है, राजप्रतिनिधि है, पर प्रजा की उन तक रसाई नहीं। सूर्य है, धूप नहीं। चंद्र है, चांदनी नहीं। मायलाड नगर ही में है, पर शिवशंभू उसके द्वार तक नहीं फटक सकता है। उसके घर चलकर होली खेलना तो विचार ही दूसरा है। मायलाड के घर तक प्रजा की बात नहीं पहुंच सकती, बात की हवा नहीं पहुंच सकती। जहांगीर की भांति उसने अपने शयनागार तक ऐसा कोई घंटा नहीं लगाया जिसकी जंजीर बाहर से हिलाकर प्रजा अपनी फरियाद उसे सुना सके। न आगे को लगाने की आशा है। प्रजा की बोली वह नहीं समझता, उसकी बोली प्रजा नहीं समझती। प्रजा के मन का भाव वह न समझता है, न समझना चाहता है। उसके मन फरियाद उसे सुना सके, न आगे को लगाने की आशा है। प्रजा की बोली वह नहीं समझता, उसकी बोली प्रजा नहीं समझती। प्रजा के मन का भाव वह न समझता है, न समझना चाहता है।
उसके मन का भाव न प्रजा समझ सकती है, न समझने का कोई उपाय है। उसका दर्शन दुर्लभ है। द्वितीया के चंद्र की भांति कभी कभी बहुत देर तक नजर गड़ाने से उसका चंद्रानन दिख जाता है, तो दिख जाता है। लोग उंगलियों से इशारे करते हैं कि वह है, किंतु दूजे के चांद के उदय का भी एक समय है। लोग उसे जान सकते हैं। माय लॉर्ड के मुखचंद्र के उदय के लिए कोई समय भी नियत नहीं। अच्छा, जिस प्रकार इस देश के निवासी माय लॉर्ड का चंद्रानन देखने को टकटकी लगाए रहते हैं, या जैसे शिवशंभू शर्मा के जी में अपने देश के माय लॉर्ड से होली खेलने की, इस प्रकार कभी माय लॉर्ड को भी इस देश के लोगों की सुध आती होगी। क्या कभी श्री माँ का जी होता होगा कि अपनी प्रजा में जिसके दंड मुंड के विधाता होकर आए हैं, किसी एक आदमी से मिलकर उसके मन की बात पूछें या कुछ आमोद प्रमोद की बातें करके उसके मन को टिटोलें। माय लॉर्ड को ड्यूटी का ध्यान दिलाना सूर्य को दीपक दिखाना है। वह स्वयं श्रीमुख से कह चुके हैं कि ड्यूटी में बाधा हुआ मैं इस देश में फिर आया। ये देश मुझे बहुत ही प्यारा है। इससे ड्यूटी और प्यार की बात श्री माँ के कथन से ही तय हो जाती है। उसमें किसी प्रकार की हुज्जत उठाने की जरूरत नहीं। तथापि यह प्रश्न आपसे आप जी में उठता है कि इस देश की प्रजा से प्रजा के माय लॉर्ड का निकट होना और प्रजा के लोगों की बात जानना भी उस ड्यूटी की सीमा तक पहुंचता है या नहीं। यदि पहुंचता है तो क्या श्री माँ बता सकते हैं कि अपने 6 साल के लंबे शासन में इस देश की प्रजा को क्या जाना और उससे क्या संबंध उत्पन्न किया। जो पहरेदार सिर पर फेंटा बांधे हाथ में संगीनदार बंदूक लिए काठ के पुतलों की भांति गवर्नमेंट हाउस के द्वार पर दंडायमान रहते हैं, या छाया की मूर्ति की भांति जरा इधर उधर हिलते जुलते दिखाई देते हैं, कभी उनको भूले भटके आपने पूछा है कि कैसी गुजरती है। किसी काले प्यादे चपरासी या खानसामा आदि से कभी आपने पूछा कि कैसे रहते हो, तुम्हारे देश की क्या चाल ढाल है, तुम्हारे देश के लोग हमारे राज्य को कैसा समझते हैं। क्या इन नीचे दर्जे के नौकर चाकरों को कभी माय लॉर्ड के श्रीमुख से निकले हुए अमृत रूपी वचनों के सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, या खाली पेड़ों पर बैठी चिड़ियों का शब्द ही उनके कानों तक पहुंचकर रह गया। क्या कभी सैर तमाशे में टहलने के समय या किसी एकांत स्थान में इस देश के किसी आदमी से कुछ बातें करने का अवसर मिला, अथवा इन देश के प्रतिष्ठित बेगरज आदमी को अपने घर पर बुलाकर इस देश के लोगों के सच्चे विचार जानने की चेष्टा की, अथवा कभी विदेश या रियासतों के दौर में उन लोगों के सिवा जो झुक झुक कर लंबी सलामी करने आए हों, किसी सच्चे और बेपरवाह आदमी से कुछ पूछने या कहने का कष्ट किया। सुनते हैं कि कलकत्ते में श्री माँ ने कोना कोना देख डाला। भारत में क्या भीतर और क्या सीमाओं पर कोई जगह देखे बिना नहीं छोड़ी। बहुतों का ऐसा ही विचार था, पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के परीक्षोत्तीर्ण छात्रों की सभा में चांसलर का जामा पहनकर माय लॉर्ड ने जो अभिज्ञता प्रकट की, उससे स्पष्ट हो गया कि जिन आंखों से श्री माँ ने देखा, उनमें इस देश की बातें ठीक देखने की शक्ति न थी। सारे भारत की बात जाए, इस कलकत्ते ही में देखने की इतनी बातें हैं कि केवल उनको भली भांति देख लेने से भारतवर्ष की बहुत ही बातों का ज्ञान हो सकता है। माय लॉर्ड के शासन के 6 साल हालवेल के स्मारक में लाठ बनाने, ब्लैक हॉल का पता लगाने, अख्तरलोनी की लाठ को मैदान से उठवाकर वहां विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनवाने, गवर्नमेंट हाउस के आसपास अच्छी रोशनी, अच्छे फुटपाथ और अच्छी सड़कों का प्रबंध कराने में बीत गए। दूसरा दौर भी वैसे ही कामों में बीत रहा है। संभव है कि उसमें दूसरा दौर भी वैसे ही कामों में बीत रहा है। संभव है कि उसमें भी श्री माँ के दिलपसंद अंग्रेजी मोहल्लों में कुछ और भी बड़ी बड़ी सड़कें निकल जाएं और गवर्नमेंट हाउस की तरफ के स्वर्ग की सीमा और बढ़ जावे। पर नगर जैसा अंधेरे में था, वैसा ही रहा, क्योंकि उसकी असली दशा देखने के लिए और ही प्रकार की आंखों की जरूरत है। जब तक वह आंखें न होंगी, यह अंधेर यूं ही चला जाएगा।
यदि किसी दिन शिवशंभू शर्मा के साथ मायलाड नगर की दशा देखने चलते तो वह देखते कि इस महानगर की लाखों प्रजा भेड़ों और सुअरों की भांति सड़े गंदे झोपड़ों में पड़ी लौटती है। उनके आसपास सड़ी बदबू और मैले सड़े पानी के बहते हैं, कीचड़ और कूड़े के ढेर चारों ओर लगे हुए हैं। उनके शरीरों पर मैले कुचले फटे चिथड़े लिपटे हुए हैं। उनमें से बहुतों की आजीवन पेट भर अन्न और शरीर ढाकने को कपड़ा नहीं मिलता। जाड़ों में सर्दी से अकड़ कर रह जाते हैं और गर्मी में सड़कों पर घूमते तथा जहां तहां पड़ते फिरते हैं। बरसात में सड़े सीले घरों में भींगे पड़े रहते हैं। सारांश ये कि हरेक ऋतु की तीव्रता में सबसे आगे मृत्यु के पथ का वही अनुगमन करते हैं। मौत ही एक है जो उनकी दशा पर दया करके जल्द जल्द उन्हें जीवन रूपी रोग के कष्ट से छुड़ाती है। परंतु क्या इनसे भी बढ़कर और दृश्य नहीं है? हाँ है, पर जरा और स्थिरता से देखने के हैं। बालू में बिखरी हुई चीनी को हाथी अपने सूंड से नहीं उठा सकता, उसके लिए चिवटी की जेहवा दरकार है। इसी कलकत्ते में इसी इमारतों के नगर में मायलाड की प्रजा में हजारों आदमी ऐसे हैं जिनको रहने को सड़ा झोपड़ा भी नहीं है। गलियों और सड़कों पर घूमते घूमते जहां जगह देखते हैं वहीं पर रहते हैं। पहरेवाला आकर डंडा लगाता है तो सरक कर दूसरी जगह जा पड़ते हैं। बीमार होते हैं तो सड़कों ही पर पड़े पांव पीटकर मर जाते हैं। कभी आग जलाकर खुले मैदान में पड़े रहते हैं। कभी कभी हलवाइयों की भट्टियों से चमट कर रात काट देते हैं। नित्य इनकी 2-4 लाशें जहां तहां से पड़ी हुई पुलिस उठाती है। भला मायलाड तक उनकी बात कौन पहुंचावे? दिल्ली दरबार में भी जहां सारे भारत का वैभव एकत्र था, सैकड़ों ऐसे लोग दिल्ली की सड़कों पर पड़े दिखाई देते थे, परंतु उनकी ओर देखने वाला कोई न था। यदि मायलाड एक बार इन लोगों को देख पाते तो पूछने को जगह हो जाती कि वह लोग भी ब्रिटिश राज्य के सिटीजन हैं वा नहीं। यदि हैं तो कृपा पूर्वक पता लगाइए कि उनके रहने के स्थान कहाँ हैं और ब्रिटिश राज्य से उनका क्या नाता है। क्या कहकर वह अपने राजा और उसके प्रतिनिधि को संबोधन करें? किन शब्दों में ब्रिटिश राज्य को आशीष दें? क्या यूं कहें कि जिस ब्रिटिश राज्य में हम अपनी जन्मभूमि में एक उंगल भूमि के अधिकारी नहीं, जिसमें हमारे शरीर को फटे चिथड़े भी नहीं जुड़े और न कभी पापी पेट को पूरा अन्न मिला, उस राज्य की जय हो। उसका राजप्रतिनिधि हाथियों का जुलूस निकालकर सबसे बड़े हाथी पर चंवर छत्र लगाकर निकले और स्वदेश में जाकर प्रजा के सुखी होने का डंका बजावे। इस देश में करोड़ों प्रजा ऐसी है जिसके लोग जब संध्या सवेरे किसी स्थान पर एकत्र होते हैं तो महाराज विक्रम की चर्चा करते हैं और उन राजा महाराजों की गुणावली वर्णन करते हैं जो प्रजा का दुख मिटाने और उनके अभावों का पता लगाने के लिए रातों को देश बदलकर निकला करते थे। अकबर के प्रजापालन की और बीरबल के लोकंजन की कहानियां कहकर वह जी बहलाते हैं और समझते हैं कि न्याय और सुख का समय बीत गया। अब वह राजा संसार में उत्पन्न नहीं होते जो प्रजा के सुख दुख की बातें उनके घरों में आकर पूछ जाते थे। महारानी विक्टोरिया को वह अवश्य जानते हैं कि वह महारानी थीं और अब उनके पुत्र उनकी जगह राजा और इस देश के प्रभु हुए हैं। उनको इस बात की खबर तक भी नहीं कि उनके प्रभु के कोई प्रतिनिधि होते हैं और वही इस हलवाइयों की भट्टियों से चमटकर रात काट देते हैं। नित्य इनकी 2-4 लाशें जहां तहां से पड़ी हुई पुलिस उठाती है। भला मायलाड तक उनकी बात कौन पहुंचावे? दिल्ली दरबार में भी जहां सारे भारत का वैभव एकत्र था, सैकड़ों ऐसे लोग दिल्ली की सड़कों पर पड़े दिखाई देते थे, परंतु उनकी ओर देखने वाला कोई न था। यदि मायलाड एक बार इन लोगों को देख पाते तो पूछने को जगह हो जाती कि वह लोग भी ब्रिटिश राज्य के सिटीजन हैं वा नहीं। यदि हैं तो कृपा पूर्वक पता लगाइए कि उनके रहने के स्थान कहाँ हैं और ब्रिटिश राज्य से उनका क्या नाता है। क्या कहकर वह अपने राजा और उसके प्रतिनिधि को संबोधन करें? किन शब्दों में ब्रिटिश राज्य को आशीष दें?
क्या यूं कहें कि जिस ब्रिटिश राज्य में हम अपनी जन्मभूमि में एक उंगल भूमि के अधिकारी नहीं, जिसमें हमारे शरीर को फटे चिथड़े भी नहीं जुड़े और न कभी पापी पेट को पूरा अन्न मिला, उस राज्य की जय हो। उसका राजप्रतिनिधि हाथियों का जुलूस निकालकर सबसे बड़े हाथी पर चंवर छत्र लगाकर निकले और स्वदेश में जाकर प्रजा के सुखी होने का डंका बजावे। इस देश में करोड़ों प्रजा ऐसी है, जिसके लोग जब संध्या सवेरे किसी स्थान पर एकत्र होते हैं तो महाराज विक्रम की चर्चा करते हैं और उन राजा महाराजों की गुणावली वर्णन करते हैं, जो प्रजा का दुख मिटाने और उनके अभावों का पता लगाने के लिए रातों को देश बदलकर निकला करते थे। अकबर के प्रजापालन की और बीरबल के लोकरंजन की कहानियां कहकर वह जी बहलाते हैं और समझते हैं कि न्याय और सुख का समय बीत गया। अब वह राजा संसार में उत्पन्न नहीं होते, जो प्रजा के सुख दुख की बातें उनके घरों में आकर पूछ जाते थे। महारानी विक्टोरिया को वह अवश्य जानते हैं कि वह महारानी थीं और अब उनके पुत्र उनकी जगह राजा और इस देश के प्रभु हुए हैं। उनको इस बात की खबर तक भी नहीं कि उनके प्रभु के कोई प्रतिनिधि होते हैं और वही इस देश के शासन के मालिक होते हैं तथा कभी कभी इस देश की 30 करोड़ प्रजा का शासन करने का घमंड भी करते हैं, अथवा मन चाहे तो इस देश के साथ बिना कोई अच्छा बर्ताव किए भी यहाँ के लोगों को झूठा, मक्कार आदि कहकर अपनी बड़ाई करते हैं। इन सब विचारों ने इतनी बात तो शिवशंभू के जामे भी पक्की कर दी कि अब राजा प्रजा के मिलकर होली खेलने का समय गया। जो बाकी था वह कश्मीर नरेश महाराज रणवीर सिंह के साथ समाप्त हो गया। इस देश में उस समय के फिर लौटने की जल्द आशा नहीं। इस देश की प्रजा का अब वह भाग्य नहीं है, साथ ही किसी राजपुरुष का भी ऐसा सौभाग्य नहीं है, जो यहाँ की प्रजा के अकिंचन प्रेम के प्राप्त करने की परवाह करे। मायलाड अपने शासन काल का सुंदर से सुंदर सचित्र इतिहास स्वयं लिखवा सकते हैं, वह प्रजा के प्रेम की क्या परवाह करेंगे। तो भी इतना संदेश भांगड़ शिवशंभू शर्मा अपने प्रभु तक पहुंचा देना चाहता है कि आपके द्वार पर होली खेलने की आशा करने वाले एक ब्राह्मण को कुछ नहीं तो कभी कभी पागल समझकर ही स्मरण कर लेना। वह आपकी गूंगी प्रजा का एक वकील है, जिसके शिक्षित होकर मुंह खोलने तक आप कुछ करना नहीं चाहते। बमुलाजिमाने सुल्तान कै रसानद ई दुआरा की बशुक्रे बादशाही जे नजर मरा गदारा। भारत मित्र 18 मार्च 1905 ई। विदाई संभाषण। माय लॉर्ड, अंतकों आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता, चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वैसराय भी हो जाते। किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार न आप ही का था, वह इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न थे। वह यही चाहते थे कि आप फिर न आवें, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वह दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्री माँ यहाँ से पधारे। पर रहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और कोमल होता है। बैरभाव छूटकर शांतरस का आविर्भाव उस समय होता है। मायलाड का देश देखने का इस दीन भंगड़ ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिवशंभू के 2 गाय थीं। उनमें एक अधिक बलवाली थी।
वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई। वर्ष उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं की बिछड़ते समय ये दशा होती है, वहाँ के मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है, और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था, वह दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ? घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामी की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं। इस बार बंबई में उतरकर, माय लॉर्ड, आपने जो जो इरादे जाहिर किए थे, जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़ेलाटों को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा, वह कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है, और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करनी पड़ेगी। इस बार आपने अपना बिस्तर गर्म राख पर रखा है, और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी सुखी न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया, इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफलला के अलहदीन ने चिराग रगड़कर और अबुलहसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी, और आपके प्रभु महाराजा के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे वह बाएं, आप प्रथम थे वह दूसरे। इस देश के सब राजा रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था, हौदा और चंवर छत्र आदि सामान सबसे बढ़ चक थे। सारांश ये कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का दर्जा था। किंतु अब देखते हैं कि जंगीलाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई, सिर के बल नीचे आ रहे। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पदत्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार कौंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन में वक्तृता देते समय दीवाला निकाल दिया। ये दीवाला तो इस देश में हुआ। उधर विलाय में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी जलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे, राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजों को मिट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मट्टी काठ के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके एक इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई। बंगदेश के सिर पर आरा रखा गया। और इतने बड़े माय लॉर्ड का ये दर्जा हुआ कि एक फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका, और उनको इसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा, वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा गया, उल्टा उन्हीं के निकल जाने का हुक्म मिला।
जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इस देश के वासियों को अवसर नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले? शासक का प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, ये बात आप निश्चय मानते होंगे। सो कृपा करके बतलाइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है? एक काम हो ऐसा बताइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कैसर और जार भी घेरने घसोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो ऐसा बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर बंधविच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जहाँ भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि बंधविच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या आप समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़े जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ न जाती? यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यहीं देख लिया। उसने देखा लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है। दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके, इसका बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। वहां चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था, वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले, आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं, तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभचिता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो तो मेरा प्रणाम न ले,
नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। माय लॉर्ड। जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभागे, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें। आप कर सकते हैं और ये देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ? भारत मित्र, 2 सितंबर 1905 ई। बंगविच्छेद। गत 16 अक्टूबर को बंगविच्छेद बंगाल का पार्टीशन हो गया। पूर्व बंगाल और आसाम का नया प्रांत बनकर हमारे महाप्रभु माय लॉर्ड इंग्लैंड के महान राजप्रतिनिधि का तुगलकाबाद आबाद हो गया। भंगड़ लोगों के पिछले रगड़े की भांति यही माय लॉर्ड की सबसे पिछली प्यारी इच्छा थी। खूब अच्छी तरह भंग घुटकर तैयार हो जाने पर भंगड़ आनंद से उस पर एक और रगड़ लगाता है। भंगड़ जीवन में उससे बढ़कर और कुछ आनंद नहीं होता। माय लॉर्ड के भारत शासन जीवन में भी इससे अधिक आनंद की बात कदाचित कोई न होगी, जिसे पूरी होते देखने के लिए आप इस देश का संबंध जाल छीन कर डालने पर भी उससे अटके रहे। माय लॉर्ड को इस देश में जो कुछ करना था, वह पूरा कर चुके थे। यहाँ तक कि अपने सब इरादों को पूरा करते करते अपने शासनकाल की इतिश्री भी अपने ही करकमल से कर चुके थे। जो कुछ करना बाकी था, वह यही बंगविच्छेद था। वह भी हो गया। आप अपनी अंतिम कीर्ति की ध्वजा अपने ही हाथों से उड़ा चले और अपनी आंखों को उसके प्रियदर्शन से सुखी कर चले। ये बड़े सौभाग्य की बात है। अपने शासनकाल की रकाबी में बहुत ही कड़वी कसैली चीजें चख जाने पर भी आप अपने लिए मधुरेण समापित कर चले, यही गनीमत है। अब कुछ करना रह भी गया हो तो उसके पूरा करने की शक्ति माय लॉर्ड में नहीं है। आपके हाथों से इस देश का जो बुरा भला होना था, वह हो चुका। एक ही तीर आपके तर्कश में और बाकी था, उससे आप बंगभूमि का वक्षस्थल छेद चले। बस यहाँ आकर आपकी शक्ति समाप्त हो गई। इस देश की भलाई की ओर तो आपने उस समय भी दृष्टि न की, जब कुछ भला करने की शक्ति आप में थी। पर अब कुछ बुराई करने की शक्ति भी आप में नहीं रही। इससे यहाँ के लोगों को बहुत ढाढ़स मिली है। अब आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। आपके शासनकाल में बंगविच्छेद इस देश के लिए अंतिम विषाद और आपके लिए अंतिम हर्ष है। इस प्रकार के विषाद और हर्ष इस पृथ्वी के सबसे पुराने देश की प्रजा ने बारंबार देखे हैं। महाभारत में सबका संहार हो जाने पर भी घायल पड़े हुए दुर्मद दुर्योधन को अश्वत्थामा की यह वाणी सुनकर अपार हर्ष हुआ था कि मैं 5 पांडवों के सिर काटकर आपके पास लाया हूँ। इसी प्रकार सेना सुधार रूपी महाभारत में जंगीलाट किचनर रूपी भीम की विजय गदा से जर्जरित होकर पदच्युति हृदय में पड़े इस देश के माय लॉर्ड को इस खबर ने बड़ा हर्ष पहुंचाया कि अपने हाथों से श्रीमां को बंगविच्छेद का अवसर मिला। इसी महाहर्ष को लेकर माय लॉर्ड इस देश से विदा होते हैं। ये बड़े संतोष की बात है। अपनों से लड़कर श्रीमां की इज्जत गई या श्रीमां ही गए, उसका कुछ ख्याल नहीं है। भारतीय प्रजा के सामने आपकी इज्जत बनी रही, यही बड़ी बात है। इसके सहारे स्वदेश तक श्रीमां मोछों पर ताव देते चले जा सकते हैं। श्रीमां के ख्याल के शासक इस देश ने कई बार देखे हैं। 500 से अधिक वर्ष हुए तुगलक वंश के एक बादशाह ने दिल्ली को उजाड़कर दौलताबाद बसाया था। पहले उसने दिल्ली की प्रजा को हुक्म दिया कि दौलताबाद में जाकर बसो।
जब प्रजा बड़े कष्ट से दिल्ली को छोड़कर वहां जाकर बसी तो उसे फिर दिल्ली को लौट आने का हुक्म दिया। इस प्रकार 2-3 बार प्रजा को दिल्ली से देवगिरी और देवगिर से दिल्ली अर्थात श्री मां मोहम्मद तुगलक के दौलताबाद और अपने वतन के बीच में चकराना और तबाह होना पड़ा। हमारे इस समय के मायलाड ने केवल इतना ही किया है कि बंगाल के कुछ जिले आसाम में मिलाकर एक नया प्रांत बना दिया है। कलकत्ते की प्रजा को कलकत्ता छोड़कर चटगांव में आबाद है। कलकत्ते की प्रजा को कलकत्ता छोड़कर चटगांव में आबाद होने का हुक्म तो नहीं दिया। जो प्रजा तुगलक जैसे शासकों का ख्याल बर्दाश्त कर गई, वह क्या आजकल के माय लाड के एक ख्याल को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। सब ज्यों का त्यों है। बंगदेश की भूमि जहाँ थी वहीं है और उसका हरेक नगर और गांव जहाँ था वहीं है। कलकत्ता उठाकर चीरापूंजी के पहाड़ पर नहीं रख दिया गया और शिलोंग उड़कर हुगली के पुल पर नहीं आ बैठा। पूर्व और पश्चिम बंगाल बीच में कोई नहर नहीं खुद गई और दोनों को अलग अलग करने के लिए बीच में कोई चीमकी सी दीवार नहीं बन गई है। पूर्व बंगाल पश्चिम बंगाल से अलग हो जाने पर भी अंग्रेजी शासन ही में बना हुआ है और पश्चिम बंगाल भी पहले की भांति उसी शासन में है। किसी बात में कुछ फर्क नहीं पड़ा, खाली ख्याली लड़ाई है। बंधविच्छेद करके मायलाड ने अपना एक ख्याल पूरा किया है। इस्तीफा देकर भी एक ख्याल ही पूरा किया और इस्तीफा मंजूर हो जाने पर इस देश में पड़े रहकर भी श्री मां का प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत तक ठहरना एक ख्याल मात्र है। कितने ही ख्याली इस देश में अपना ख्याल पूरा करके चले गए। 200 साल पहले एक शासक ने इस बंगदेश में 1 रुपये के 8 मन धान बिकवाकर कहा था कि जो इससे सस्ता धान इस देश में बिकवाकर इस देश के धनधान्य पूर्ण होने का परिचय देगा, उसको मैं अपने से अच्छा शासक समझूंगा। वह शासक भी नहीं है, उसका समय भी नहीं है। कई एक शताब्दियों के भीतर इस भूमि ने कितने ही रंग पलटे हैं, कितने ही इसकी सीमाएं हो चुकी हैं, कितने ही नगर इसकी राजधानी बनकर उजड़ गए। गौड़ के जिन खंडहरों में अब उल्लू बोलते और गीदड़ चिल्लाते हैं, वहां कभी बांके महल खड़े थे और वहीं बंगदेश का शासक रहता था। मुर्शिदाबाद जो आज एक लुटा हुआ सा शहर दिखाई देता है, कुछ दिन पहले इसी बंगदेश की राजधानी था और उसकी चहल पहल का कुछ ठिकाना न था। जहां घसियारे घास खोदा करते थे, वहां आज कलकत्ता जैसा महानगर बसा हुआ है, जिसके जोड़ का एशिया में एकाध नगर ही निकल सकता है। अब मायलाड के बंधविच्छेद से ढाका, शिलोंग और चटगांव से हरेक राजधानी का सेहरा बंधवाने के लिए सिर आगे बढ़ाता है। कौन जाने इनमें से किसके नसीब में क्या लिखा है और भविष्य क्या क्या दिखाएगा। 2000 वर्ष नहीं हुए इस देश का एक शासक कह गया है। सैकड़ों राजा जिसे अपनी अपनी समझकर चले गए, परंतु वह किसी के भी साथ नहीं गई। ऐसी पृथ्वी के पाने से क्या राजाओं को अभिमान करना चाहिए? अब तो लोग इसके अंश के अंश को पाकर भी अपने को भूपति मानते हैं। ओहो, जिस पर पश्चाताप करना चाहिए उसके लिए मूर्ख उल्टा आनंद करते हैं। वही राजा और कहता है, ये पृथ्वी मिट्टी का एक छोटा सा ढेला है जो चारों तरफ से समुद्र रूपी पानी की रेखा से घिरा हुआ है। राजा लोग आपस में लड़भिड़कर इस छोटे से ढेले के छोटे छोटे अंशों पर अपना अधिकार जमाकर राज्य करते हैं। ऐसे क्षुद्र और दरिद्री राजाओं को लोग दानी कहकर जांचने जाते हैं। ऐसे नीचों से धन की आशा करने वाले अधम पुरुषों को धिक्कार है। यह वह शासक था कि इस देश का चक्रवर्ती अधीश्वर होने पर भी एक दिन राजपाट को लात मारकर जंगलों और बनों में चला गया था। आज वही भारत एक ऐसे शासक का शासनकाल देख रहा है जो यहाँ का अधीश्वर नहीं है। कुछ नियत समय के लिए उसके हाथ में यहाँ का शासनभार दिया गया था, तो भी इतना मोह में डूबा हुआ है कि स्वयं इस देश को त्याग कर भी इसे कुछ दिन और न त्यागने का लोभ संवरण न कर सका। राजाओं को अभिमान करना चाहिए,
अब तो लोग इसके अंश के अंश को पाकर भी अपने को भूपति मानते हैं। ओहो, जिस पर पश्चाताप करना चाहिए उसके लिए मूर्ख उल्टा आनंद करते हैं। वही राजा और कहता है, ये पृथ्वी मिट्टी का एक छोटा सा ढेला है जो चारों तरफ से समुद्र रूपी पानी की रेखा से घिरा हुआ है। राजा लोग आपस में लड़भिड़कर इस छोटे से ढेले के छोटे छोटे अंशों पर अपना अधिकार जमा कर राज्य करते हैं। ऐसे क्षुद्र और दरिद्री राजाओं को लोग दानी कहकर जांचने जाते हैं। ऐसे नीचों से धन की आशा करने वाले अधम पुरुषों को धिक्कार है। यह वह शासक था कि इस देश का चक्रवर्ती अधीश्वर होने पर भी एक दिन राजपाट को लात मारकर जंगलों और वनों में चला गया था। आज वही भारत एक ऐसे शासक का शासनकाल देख रहा है जो यहाँ का अधीश्वर नहीं है। कुछ नियत समय के लिए उसके हाथ में यहाँ का शासनभार दिया गया था, तो भी इतना मोह में डूबा हुआ है कि स्वयं इस देश को त्याग कर भी इसे कुछ दिन और न त्यागने का लोभ संवरण न कर सका। ये बंगविच्छेद बंग का विच्छेद नहीं है। बंग निवासी इससे विच्छिन्न नहीं हुए, वर्ष और युक्त हो गए। जिन्होंने गत 16 अक्टूबर का दृश्य देखा है, वह समझ सकते हैं कि बांग्लादेश या भारतवर्ष में नहीं, पृथ्वी भर में वह अपूर्व दृश्य था। आर्य संतान उस दिन अपने प्राचीन वेश में विचरण करती थी। बंगभूमि ऋषि मुनियों के समय की आर्यभूमि बनी हुई थी। किसी अपूर्व शक्ति ने उसको उस दिन एक राखी से बांध दिया था। बहुत काल के पश्चात भारत संतान को होश हुआ कि भारत की मट्टी वंदना के योग्य है। इसी से वह एक स्वर से वंदे मातरम कहकर चिल्ला उठे। बंगाल के टुकड़े नहीं हुए, वर्ष भारत के अन्यान्य टुकड़े भी बंगदेश से आकर चिमटे जाते हैं। हाँ, एक बड़े ही पवित्र मेल को हमारे मायलाड विच्छिन्न किए जाते हैं। वह इस देश के राजा प्रजा का मेल है। स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी के घोषणा पत्र और शासनकाल ने इस देश की प्रजा के जी में ये बात जमा दी थी कि अंग्रेज प्रजा की बात सुनकर और उसका मन रखकर शासन करना जानते हैं और वह रंग के नहीं, योग्यता के पक्षपाती हैं। केनिंग और रिपन आदि उदारहृदय शासकों ने अपने सुशासन से इस भाव की पुष्टि की थी। इस समय के महाप्रभु ने दिखा दिया कि वह पवित्र घोषणापत्र समय पीढ़े की चाल मात्र था। अंग्रेज अपने ख्याल के सामने किसी की नहीं सुनते। विशेषकर दुर्बल भारतवासियों की चिल्लाहट का उनके जी में कुछ भी वजन नहीं है। इससे 8 करोड़ बंगालियों के एक स्वर होकर दिन रात महीनों रोने गाने पर भी अंग्रेजी सरकार ने कुछ न सुना। बंगाल के 2 टुकड़े कर डाले। उसी माय लॉर्ड के हाथ से 2 टुकड़े कराए, जिसके कहने से उसने केवल एक मिलिट्री मेंबर रखना भी मंजूर नहीं किया और उसके लिए माय लॉर्ड को नौकरी से अलग करना भी पसंद किया। भारतवासियों के जी में ये बात जम गई कि अंग्रेजों से भक्तिभाव करना वृथा है, प्रार्थना करना वृथा है और उनके आगे रोना गाना वृथा है। दुर्बल की वह नहीं सुनते। बंगविच्छेद से हमारे महाप्रभु सरदस्त राजा प्रजा में यही भाव उत्पन्न करा चले हैं। किंतु हाय, इस समय इस पर महाप्रभु के देश में कोई ध्यान देने वाला तक नहीं है। महाप्रभु तो बंगविच्छेद से हमारे महाप्रभु सरदस्त राजा प्रजा में यही भाव उत्पन्न करा चले हैं। किंतु हाय, इस समय इस पर महाप्रभु के देश में कोई ध्यान देने वाला तक नहीं है। महाप्रभु तो ध्यान देने के योग्य ही कहाँ। भारत मित्र 21 अक्टूबर 1905 ई। लॉर्ड मिंटो का स्वागत। भगवान करे श्रीमार इस विनय से प्रसन्न हो, मैं इस भारत देश की मिट्टी से उत्पन्न होने वाला, इसका अन्न फल मूल आदि खाकर प्राण धारण करने वाला, मिल जाए तो कुछ भोजन करने वाला, नहीं तो उपवास कर जाने वाला, यदि कभी कुछ भंग प्राप्त हो जाए तो उसे पीकर प्रसन्न होने वाला,
जवानी बिताकर बुढ़ापे की ओर फुर्ती से कदम बढ़ाने वाला और एक दिन प्राण विसर्जन करके इस मातृभूमि की विंदनीय मिट्टी में मिलकर चिर शांति लाभ करने की आशा रखने वाला शिव शंभू शर्मा इस देश की प्रजा का अभिनंदन पत्र लेके श्री मां की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। इस देश की प्रजा श्री मां का हृदय से स्वागत करती है। आप उसके राजा के प्रतिनिधि होकर आए हैं। 5 साल तक इस देश की 30 करोड़ प्रजा के रक्षण, पालन और शासन का भार राजा ने आपको सौंपा। इससे यहाँ की प्रजा आपको राजा के तुल्य मानकर आपका स्वागत करती है और आपके इस महान पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए हर्ष प्रकाश करती है। भाग्य से आप इस देश की प्रजा के शासक हुए हैं, अर्थात यहाँ की प्रजा की इच्छा से आप यहाँ के शासक नियत नहीं हुए। न यहाँ की प्रजा उस समय तक आपके विषय में कुछ जानती थी, जबकि उसने श्री मां के इस नियोग की खबर सुनी। किसी को श्री मां की ओर का कुछ भी गुमान न था। आपके नियोग की खबर इस देश में बिना मेघ की वर्षा की भांति अचानक आ गिरी। अब भी यहाँ की प्रजा श्री मां के विषय में कुछ नहीं समझी है, तथापि उसे आपके नियोग से हर्ष हुआ। आपको पाकर वह वैसी ही प्रसन्न हुई है जैसे डूबता था पाकर प्रसन्न होता है। उसने सोचा है कि आप तक पहुंच जाने से उसकी सब विपदों की इति हो जाएगी। भाग्यवानों से कुछ न कुछ संबंध निकाल लेना संसार की चाल है। जो लोग श्री मां तक पहुंच सके हैं, उन्होंने श्री मां से भी एक गहरा संबंध निकाल लिया है। वह लोग कहते हैं कि 100 साल पहले आपके बड़ौनमेन से एक महानुभाव यहाँ का शासन कर गए हैं। इससे भारत का शासक होना आपके लिए कोई नई बात नहीं है। वह लोग साथ ही यह भी कहते हैं कि 100 साल पहले वाले लॉर्ड मिंटो बड़े प्रजापालक थे, प्रजा को प्रसन्न रखकर शासन करना चाहते थे। ये कहकर वह श्री मां से भी अच्छे शासन और प्रजा रंजन की आशा जनाते हैं। पर यह संबंध बहुत दूर का है। 100 साल पहले की बात का कितना प्रभाव हो सकता है, नहीं कहा जा सकता। उस समय की प्रजा में से एक आदमी जीवित नहीं, जो कुछ उस समय की आंखों देखी कह सके। फिर यह भी कुछ निश्चय नहीं कि श्री मां अपने उस बड़े के शासन के विषय में वैसा ही विचार रखते हों, जैसा यहाँ के लोग कहते हैं। ये भी निश्चय नहीं कि श्री मां को 100 साल पहले की शासन नीति पसंद होगी या नहीं तथा उसका कैसा प्रभाव श्री मां के चित्त पर है। हाँ, एक प्रभाव देखा कि श्री मां के पूर्ववर्ती शासक ने अपने से 100 साल पहले के शासक की बात स्मरण करके उस समय की पोशाक में गवर्नमेंट हाउस के भीतर एक नाच डाला था। सारांश ये है कि लोग जिस ढंग से श्री मां की बड़ाई करते हैं वह एक प्रकार की शिष्टाचार की रीति पूरी कर रहे हैं। आपकी असली बड़ाई का मौका अभी नहीं आया, पर वह मौका आपके हाथ में विलक्षण रूप से है। श्री मां इस देश में अभी यदि अज्ञात कुल नहीं तो अज्ञातशील अवश्य हैं। यहाँ के कुछ लोगों की समझ में आपके पूर्ववर्ती शासक ने प्रजा को बहुत सताया है और वह उसके हाथ से बहुत तंग हुई। वह समझते हैं कि आप उन पीड़ाओं को दूर कर देंगे जो आपका पूर्ववर्ती शासक यहाँ फैला गया है। इसी से वह दौड़कर आपके द्वार पर जाते हैं। ये कदापि न समझिए कि आपके किसी गुण पर मोहित होकर जाते हैं। वह जैसे समझिए कि आपके किसी गुण पर मोहित होकर जाते हैं। वह जैसे आंखों पर पट्टी बांधे जाते हैं, वैसे ही चले आते हैं, जिस अंधेरे में हैं, उसी में रहते हैं। अब ये कैसे मालूम हो कि जिन बातों को कष्ट मानते हैं, उन्हें श्री मां भी कष्ट ही मानते हों? अथवा आपके पूर्ववर्ती शासक ने जो काम किए, आप भी उन्हें अन्याय भरे काम मानते हों? साथ ही एक और बात है, प्रजा के लोगों की पहुंच श्री मां तक बहुत कठिन है। पर आपका पूर्ववर्ती शासक आपसे पहले ही मिल चुका और जो कहना था वह कह गया। कैसे जाना जाए कि आप उसकी बात पर ध्यान न देकर प्रजा की बात पर ध्यान देंगे? इस देश में पदार्पण करने के बाद जहां आपको जरा भी खड़ा होना पड़ा है, वहीं उन लोगों से घिर हुए रहे हैं
जिन्हें आपके पूर्ववर्ती शासक का शासन पसंद है। उसकी बात बनाए रखने को अपनी इज्जत समझते हैं। अब भी श्रीमाल चारों ओर से उन्हीं लोगों के घेरे में हैं। कुछ करने धरने की बात तो अलग रहे, श्रीमाल के विचारों को भी इतनी स्वाधीनता नहीं है कि उन लोगों के बिठाए चौकी पहरे को जरा भी उल्लंघन कर सकें। तिस पर गजब ये कि श्रीमाल को इतनी भी खबर नहीं कि श्रीमाल की स्वाधीनता पर इतने पहरे बैठे हुए हैं। हाँ, ये खबर हो जाए तो वह हट सकते हैं। जिस दिन श्रीमाल ने इस राजधानी में पदार्पण करके इसका सौभाग्य बढ़ाया, उस दिन प्रजा के कुछ लोगों ने सड़क के किनारों पर खड़े होकर श्रीमाल को बड़ी कठिनाई से एक दृष्टि देख पाया। इसके लिए पुलिस पहरे वालों की गली, घुसे और धक्के भी बर्दाश्त किए। बस, उन लोगों ने श्रीमाल के श्रीमुख की एक झलक देख ली। कुछ कहने सुनने का अवसर उन्हें न मिला, न सहज में मिल सकता। हुजूर ने किसी को बुलाकर कुछ पूछताछ न की न सही, उसका कुछ अरमान नहीं, पर जो लोग दौड़कर कुछ कहने सुनने की आशा से हुजूर के द्वार तक गए थे, उन्हें भी उल्टे पांव लौटाना पड़ा। ऐसी आशा अंततः प्रजा को आपसे न थी। इस समय वह अपनी आशा को खड़ा होने के लिए स्थान नहीं पाते हैं। एक बार एक छोटा सा लड़का अपनी सौतेली माता से खाने को रोटी मांग रहा था। सौतेली माँ कुछ काम में लगी थी। लड़के के चिल्लाने से तंग होकर उसने उसे एक बहुत ऊंचे ताक में बिठा दिया। बेचारा भूख और रोटी दोनों की भूल नीचे उतार लेने के लिए रो रो कर प्रार्थना करने लगा, क्योंकि उसे ऊंचे ताक से गिरकर मरने का भय हो रहा था। इतने में उस लड़के का पिता आ गया। उसने पिता से बहुत गिड़गिड़ाकर नीचे उतार लेने की प्रार्थना की, पर सौतेली माता ने पति को डांटकर कहा कि खबरदार, इस शरीर लड़के को वहीं टिंगे रहने दो, इसने मुझे बड़ा दुख किया है। इस बालक की सी दशा इस समय इस देश की प्रजा की है। श्रीमाल से वह इस समय ताक से उतार लेने की प्रार्थना करती है, रोटी नहीं मांगती। जो अत्याचार उस पर श्रीमाल के पधारने के कुछ दिन पहले से आरंभ हुआ है, उसे दूर करने के लिए गिड़गिड़ाती है, रोटी नहीं मांगती। बस, इतने ही में श्रीमाल प्रजा को प्रसन्न कर सकते हैं। सुनाम पाने का ये बहुत ही अच्छा अवसर है, यदि श्रीमाल को उसकी कुछ परवाह हो। आशा मनुष्य को बहुत लुभाती है, विशेषकर दुर्बल को परम कष्ट देती है। श्रीमाल ने इस देश में पदार्पण करके बंबई में कहा और यहाँ भी एक बार कहा कि अपने शासनकाल में श्रीमाल इस देश में सुख शांति चाहते हैं। इससे यहाँ की प्रजा को बड़ी आशा हुई थी कि वह ताक से नीचे उतार ली जाएगी, पर श्रीमाल के दो एक कामों तथा कौंसिल के उत्तर ने उस आशा को ढीला कर डाला है। उसे ताक से उतरने का भरोसा भी नहीं रहा। अभी कुछ दिन हुए आपके एक लेफ्टिनेंट ने कहा था कि मेरी दशा उस आदमी की सी है, जिसके एक हिंदू और एक मुसलमान। दशा उस आदमी की सी है, जिसके एक हिंदू और एक मुसलमान दो जोरू हों, हिंदू जोरू नाराज रहती हो और मुसलमान जोरू प्रसन्न। इससे वह हिंदू जोरू को हटाकर मुसलमान बीबी से खूब प्रेम करने लगे। श्रीमाल के उस लेफ्टिनेंट की ठीक वैसी दशा है या नहीं, कहा नहीं जा सकता, पर श्रीमाल की दशा ठीक उस लड़के के पिता की सी है, जिसकी कहानी ऊपर कही गई है। उधर उसका लड़का ताक में बैठा नीचे उतरने के लिए रोता है और इधर उसकी नवीना सुंदरी स्त्री लड़के को खूब डराने के लिए पते पर आंखें लाल करती है। प्रजा और प्रेस्टीज, दो ख्यालों में श्रीमान फंसे हैं। प्रजा ताक का बालक है और प्रेस्टीज नवीन सुंदरी पत्नी। किसकी बात रखेंगे? यदि दया और वात्सल्य भाव श्रीमाल के हृदय में प्रबल हो तो प्रजा की ओर ध्यान होगा, नहीं तो प्रेस्टीज की ओर ढुलकना ही स्वाभाविक है। अब यह विषय श्रीमाल ही के विचारने के योग्य है कि प्रजा की ओर देखना कर्तव्य है या प्रेस्टीज की। आप प्रजा की रक्षा के लिए आए हैं या प्रेस्टीज की? यदि आपके ख्याल में प्रजारूपी लड़का ताक में बैठा रोया करे और उतारो उतारो पुकारा करे,
इसी में उसका सुख और शांति है, तो उसे ताक में टंगा रहने दीजिए, जैसा कि इस समय रहने दिया है। यदि उसे वहां से उतारकर कुछ खाने पीने को देने में सुख है तो वैसा किया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि उसकी विमाता को प्रसन्न करके उसे उतरवा लिया जाए। इसमें प्रजा और प्रेस्टीज दोनों की रक्षा है। जो बात आपको भली लगे वही कीजिए, कर्तव्य समझिए वही कीजिए। इस देश की प्रजा को अब कुछ कहने सुनने का साहस नहीं रहा। अपने भाग्य का उसे भरोसा नहीं, अपनी प्रार्थना के स्वीकार होने का विश्वास नहीं। उसने अपने को निराशा के हवाले कर दिया है। एक विनय और भी साथ साथ की जाती है कि इस देश में श्रीमान जो चाहें बेखटके कर सकते हैं, किसी बात के लिए विचारने या सोच में जाने की जरूरत नहीं। प्रशंसा करने वाले अब और चलते समय बराबर आपको घेरे रहेंगे। आप देख ही रहे हैं कि कैसे सुंदर कास्केटों में रखकर लंबी चौड़ी प्रशंसा भरे एड्रेस लेकर लोग आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं। श्रीमान उन्हें बुलाते भी नहीं, किसी प्रकार की आशा भी नहीं दिलाते, पर वह आते हैं। इसी प्रकार हुजूर जब इस देश को छोड़ जाएंगे तो हुजूर बाला को बहुत से एड्रेस उन लोगों से मिलेंगे जिनका हुजूर ने कभी कुछ भला नहीं किया। बहुत लोग हुजूर की एक मूर्ति के लिए खनाखना रुपये गिन देंगे, जैसे कि हुजूर के पूर्ववर्ती वैसराय की मूर्ति के लिए गिने जा रहे हैं। प्रजा उस शासक की कड़ाई के लिए लाख रोती है, पर इसी देश के धन से उसकी मूर्ति बनती है। विनय हो चुकी, अब भगवान से प्रार्थना है कि श्री माँ का प्रताप बढ़े, यश बढ़े और जब तक यहाँ रहें, आनंद से रहें। यहाँ की प्रजा के लिए जैसा उचित समझे करें। यद्यपि इस देश के लोगों की प्रार्थना कुछ प्रार्थना नहीं है, पर प्रार्थना की रीति है, इससे की जाती है। भारत मित्र 23 सितंबर 1905 ई। माली साहब के नाम। निश्चित विषय विज्ञव्रेषु साधुव्रेषु। बहुत काल पश्चात आप सब पुरुष भाग्य का विधाता हुआ है। एक पंडित, विचारवान और आडंबर रहित सज्जन को अपना अवसर होते देखकर अपने भाग्य को अचल अटल और कभी टिस से मज न होने वाला वर्च आपके कथनानुसार सेटल फैक्ट समझने पर भी आडंबर शून्य भोले भाले भारतवासी हर्षित हुए थे। वह इसलिए हर्षित नहीं हुए कि आप उनके भाग्य की कुछ मरम्मत कर सकते हैं। ऐसी आशा को वह कभी के जलांजलि दे चुके हैं। उनका हर्ष केवल इसलिए था कि एक सज्जन को, एक साधु को, ये पद मिलता है। भले का पड़ोस भी भला, उसकी हवा भी भली। जो गंधी कछु दे नहीं, तोहु बास सुबास। आप उपाधि शून्य हैं। आपको माय लाड कह के संबोधन करने की जरूरत नहीं है। अतः आप इस देश के माय लाड के भी माय लाड हैं। यहाँ के निवासी सदा से ऋषि मुनियों और साधु महात्माओं को पूजते आए हैं और यहाँ के देशपति नरपति लोग सदा उन साधु महात्मा के सामने सिर झुकाते और उनसे अनुशासन पाते रहे हैं। उसी विचार से यहाँ के लोग आपके नियोग से प्रसन्न हुए थे। एक विचारशील पुरुष का सिद्धांत है कि किसी देश का उत्तम शासन होने के लिए दो बातों में से किसी एक का होना अति आवश्यक है, या तो शासक साधु बन जाए या साधु शासक नियत किया जाए। हाकिम हकीम हो जाए या हकीम हाकिम बनाया जाए। इसी से आपको भारत का देशमंत्री देखकर यहाँ की प्रजा को हर्ष हुआ था कि यहाँ बहुत दिन पीछे एक साधु पुरुष, एक विद्वान सज्जन भारत का सर्वप्रधान शासक होता है। भारतवासी समझते थे कि मिस्टर माली विद्वान हैं। विद्या पढ़ने और दर्शन शास्त्र का मनन करने में समय बिताकर वह बूढ़े हुए हैं। वह तत्काल जान सकते हैं कि बुराई क्या है और भलाई क्या, नेकी क्या है और बदी क्या। उनको बुराई और भलाई के समझने में दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं। वह स्वयं इतने योग्य हैं कि अपनी ही बुद्धि से ऐसी बातों की यथार्थ जांच कर सकते हैं। दूसरों के चरित्र को झट जान सकते हैं। वह दोषी को धमकाएंगे और उसे सुमार्ग में चलाने का उपदेश देंगे।
भारतवासियों का विचार था कि आप बड़े न्यायप्रिय हैं, किसी से जरा भी किसी विषय में अन्याय करना पसंद न करेंगे और खुशी को नेकी से बढ़कर न समझेंगे। उचित कामों के करने में कभी कदम पीछे न हटावेंगे और कोई लालच, कोई इनाम और कोई भारी से भारी पद व राजनीतिक दांवपेच आपको सत्य और सन्मार्ग से न डिगा सकेगा। आपके मुंह से जो शब्द निकलेंगे वह तुले हुए सत्य होंगे। यही कारण है कि भारतवासी आपके नियोग की खबर सुनकर खुश हुए थे। पार्लियामेंट के चुनाव के समय जिस प्रकार भारतवासी आपके चुनाव की ओर टकटकी लगाए हुए थे, आपके भारत सचिव हो जाने पर उसी प्रकार वह आपके मुंह की वाणी सुनने को उत्सुक हुए। पर आपके मुंह से जो कुछ सुना उसे सुनकर वह लोग जैसे हक्का बक्का हुए ऐसे कभी न हुए थे। आपने कहा कि बंग भंग होना बहुत खराब काम है, क्योंकि यह अधिकांश प्रजावर्ग की इच्छा के विरुद्ध हुआ। पर जो हो गया उसे सेटल्ड फैक्ट, निश्चित विषय समझना चाहिए। एक विद्वान पुरुष दार्शनिक सज्जन की यह उक्ति कि यह काम यद्यपि खराब हुआ, तथापि अब यही अटल रहेगा। इसकी खराबी अब दूर न होगी। किमाश्चर्यमतः परम। लड़कपन में एक देहाती की कहानी पड़ी थी जिसका गधा खोया गया था और वह एक दूसरे की गधी को अपना गधा बताकर पकड़ ले जाना चाहता था। पर जब उसे लोगों ने कहा कि यार, तू तो अपना गधा बताता है, देख ये गधी है, तो उसने घबराकर कहा था कि मेरा गधा कुछ ऐसा गधा भी न था। गवार का गधा गधी हो सकता है, पर भारत सचिव दार्शनिक प्रवर माली साहब जिस काम को बुरा बताते हैं, वही निश्चित विषय भी हो सकता है। ये बात भारतवासियों ने कभी स्वप्न में भी नहीं विचारी थी। जिस काम को आप खराब बताते हैं, उस वैसे का वैसा बना रखना चाहते हैं, यह नए तरीके का न्याय है। अब तक लोग यही समझते थे कि विचारवान विवेकी पुरुष जहां जाएंगे वहीं विचार और विवेकी मर्यादा की रक्षा करेंगे। वह यदि राजनीति में हाथ डालेंगे तो उसकी जटिलता को भी दूर कर देंगे। पर बात उल्टी देखने में आती है। राजनीति बड़े बड़े सत्यवादी साहसी विद्वानों को भी गधा गधी एक बतलाने वालों के बराबर कर देती है। विज्ञवा, आप समझते हैं और आप जैसे विद्वानों को समझना चाहिए कि सत्य सत्य है और मिथ्या मिथ्या। मिथ्या और सत्य गड़प शड़प होकर एक हो सकते हैं, यह आप जैसे साधु पुरुषों के कहने की बात नहीं है। विज्ञ पुरुषों के कहने की बात नहीं है। विज्ञ पुरुषों की बातों को आपस में टकराना न चाहिए। पर गत बजट की स्पीच में आपने बातों के मीरे लड़ा डाले हैं। आपने कहा है, जहां तक मेरी कल्पना जा सकती है, भारत शासन यथेच्छ ढंग का रहेगा। पर यह भी कहा है, भारत में किसी प्रकार की बुरी चाल चलना हमें उससे भी अधिक खराबी में डालेगा, जितना दक्षिण अफ्रीका में 4 साल पहले एक बुरी चाल चलकर खराबी में पड़ चुके हैं। आपने कहा है, हिंदुस्तानी कांग्रेस की कामनाओं को सुनकर मैं घबराता नहीं। पर यह भी कहा, जो बातें विलायत को प्राप्त हैं, वह भारत को सब नहीं प्राप्त हो सकती। आपकी इन दोरंगी बातों से भारतवासी बड़े घबराहट में पड़े हैं। घबराकर उन्हें आपके देश की दो कहावतों का आश्रय लेना पड़ता है कि राजनीतिज्ञ पुरुष युक्ति या न्याय के पाबंद नहीं होते अथवा राजनीति का कुछ ठिकाना नहीं। आपको अपने ही एक वाक्य की ओर ध्यान देना चाहिए। अपनी साधारण योग्यता के परिणाम से ही कोई आदमी प्रसिद्ध या बड़ा नहीं हो सकता। वर्ष उचित समय पर उचित काम करना ही उसे बड़ा बनाता है। जिस पद पर आप हैं उसकी जो कुछ इज्जत है, वह आपकी नहीं, उस पद की है। लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन और मिस्टर ब्रॉडरिक भी इसी पद पर थे, पर इस पद से उनकी इतनी ही इज्जत थी कि वह इस पद पर थे। बाकी उनके कामों के अनुसार ही उनकी इज्जत है। आपका गौरव इस पद से नहीं बढ़ना चाहिए, वर्ष आपके कामों से इस पद की कुछ मर्यादा बढ़नी चाहिए। भारतवासियों ने बहुत कुछ देखा और देख रहे हैं।
इस देश के ऋषि मुनि जब वनों में जाकर तप करते थे और यहाँ के नरेश उनकी आज्ञा से प्रजापालन करते थे, वह समय भी देखा। फिर मुसलमान इस देश के राजा हुए और पुराना क्रम मिट गया, वह भी देखा। अब देख रहे हैं, 7 समुद्र पार से आई हुई एक जाति के लोग जो पहले बिसाती के रूप में इस देश में आए थे और छल बल और कौशल से यहाँ के प्रभु बन गए। ये देश और यहाँ की स्वाधीनता उनकी मुट्ठी की चिड़िया बन गई। और भी न जाने क्या क्या देखना पड़ेगा। पर संसार की कोई बात निश्चित है, ये बात यहाँ के लोगों की समझ में नहीं आती। निश्चित ही होती तो लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन और ब्रॉडरिक की गद्दी साधुवर माली तक कैसे पहुँचती। न बनभंगी निश्चित विषय है और न भारत का यथेच्छ शासन। स्थिरता न प्रभात को है और न संध्या को। सदा न वसंत रहता है न ग्रीष्म। हाँ, एक बात अब भारतवासियों के जी में भली भांति पक्की होती जाती है कि उनका भला न कंजर्वेटिव ही कर सकते हैं और न लिबरल ही। यदि उनका कुछ भला होना है तो उन्हीं के हाथ से। इसे यदि विज्ञ व माली निश्चित विषय मान लें तो विशेष हानि नहीं। अतः भारतवासियों का भला या बुरा जो होना है सो होगा, इसकी उन्हें कुछ परवाह नहीं है। उन्हें ईश्वर पर विश्वास है और काल अनंत है, कभी न कभी भले का भी समय आ जाएगा। भारतवासियों को चिंता केवल यही है कि उनके देशस्थित साधुवर माली साहब को अपनी चिरकाल से एकत्र की हुई कीर्ति और सुयश को अपने वर्तमान पद पर कुर्बान न करना पड़े। इस देश का एक बहुत ही साधारण कवि कहता है, झूठा है वह हकीम जो लालच से माल के अच्छा कहे मरीज के हाले तबाह को। अपने लालच के लिए यदि रोगी की बुरी दशा को अच्छा बतावे तो वह हकीम नहीं कहला सकता। भारतवासी आपको दार्शनिक और हकीम समझते हैं। उनको कभी यह विश्वास नहीं कि आप अपने पद के लोभ से न्याय नीति की मर्यादा भंग कर सकते हैं या अपने दिल की बुराई भलाई और कमजोरी मजबूती के ख्याल से भारत के शासन रूपी रोगी की बिगड़ी दशा को अच्छी बता सकते हैं। आप ही के देश का एक साधु पुरुष कह गया है, आयरलैंड की स्वाधीनता मेरे जीवन का व्रत है, पर इस स्वाधीनता पाने के लोभ से भी मैं दक्षिण अफ्रीका वालों की स्वाधीनता छिनवाने का समर्थन कभी न करूंगा। अतः आपसे बार बार यही विनय है कि अपने साधु पद की मर्यादा का खूब विचार रखिए। भारतवासियों को अपनी दशा की परवाह नहीं, पर आपकी इज्जत का उन्हें बड़ा ख्याल है। कहीं आप राजनीतिक पद के लोभ से अपने साधु पद को उस देहाती का गधा न बना बैठें। अपने सिर का तो हमें कुछ गम नहीं, खम न पड़ जाए तेरी तलवार में। भारत मित्र 16 फरवरी 1907। धन्यवाद। आगे के उपन्यासों के लिए मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया में सुन व देख सकते हैं।